हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मेरे को आप लोगों के साथ आईसीआई के मई 2022 एसएफएम एग्जाम की चेकिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं एंड मैं आपको इस चेकिंग से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस भी देना चाहता हूं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बच्चे अब पैनिक कर चुके हैं कि भाई आईसीआई ऐसे चेकिंग कर रहा है तो अब आगे क्या होगा, एग्जाम देने का क्या फ़ायदा, मार्क्स मिलते नहीं है सही आंसर लिखने पर भी। ये सब चीज़ें बच्चों के माइंड में चल रही हैं, तो वो सारी डिस्कशन मैं आज के इस वीडियो में करूँगा। एक बार आप ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी जा रही है अभी फिलहाल। तो सबसे पहले मैं पेपर की बात करता हूँ। पेपर में आपके साथ जो सब बच्चों के साथ इशू है वो हुआ है क्वेश्चन नंबर 6B में। क्वेश्चन नंबर 6B आपका आया था कैप और फ्लोर ऑप्शन का IRRM चैप्टर से। तो ये जो क्वेश्चन था ये SM का क्वेश्चन नहीं था। सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन था ओल्ड कोर्स की PM का, जिसको आईसीआई ने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके मई 2019 की न्यू कोर्स की जो RTP थी उसमें भी डाला था। सेम वही सोल्यूशन जो ओल्ड PM में था, और बच्चों ने वही सोल्यूशन किया है, क्योंकि टीचर्स ने भी वही पढ़ाया था और बच्चों ने भी वही पढ़ा था, क्योंकि हमें पता आईसीआई अपने सोल्यूशन के मार्क्स देता है। अब वो सॉल्यूशन कंसेप्चुअली रॉन्ग था। कंसेप्चुअली रॉन्ग कैसे था? क्योंकि वहां पे देखो हर रीसेट डेट पे आपकी इंटरेस्ट रेट बदल रही है, तो फ्यूचर का इंटरेस्ट आपका नई रेट से लगेगा, लेकिन आईसीआई ने पिछले पीरियड का इंटरेस्ट नई रेट से लगा रहा था। तो इसकी वजह से बस कंसेप्चुअली हम भी कुछ नहीं कर सकते थे और आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे, और वही आंसर हम याद करके जा रहे थे, और एग्जाम में सब बच्चों ने मेजरली वही आंसर किया है, और इसकी वजह से मोस्टली सभी बच्चों को 0 मार्क्स मिले हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। इसके सॉल्यूशन में आईसीआई ने उसके कोई मार्क्स नहीं दिए हैं। अब उन्होंने इस सॉल्यूशन को कंसेप्चुअली पूरा करेक्ट कर दिया है। एक आध बच्चा जरूर है जिसको 3-4 नंबर भी मिले हैं, मेरे पास एक आध कॉपी ऐसी भी आई है। पूरे मार्क्स तो किसी को नहीं मिले और ऑलमोस्ट सबको 0 ही मिले। तो अभी की मैं अगर बात करूं, सबसे पहली चीज तो आईसीआई ने कंसेप्चुअली अपना सॉल्यूशन करेक्ट किया है। उन्होंने कंसेप्चुअली ठीक किया है सॉल्यूशन को, गलती कुछ भी नहीं करी है आंसर के अंदर। तो अब गलती कहाँ हुई है? गलती ये हुई है कि आईसीआई ने जो पहले आंसर दिया था बच्चों को, जो उनके आरटीपी में था या ओल्ड पीएम में था, वो आंसर कंसेप्चुअली गलत था और बच्चे सब वही करके आए हैं, क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि आईसीआई अपनी पुराने आंसर के बेसिस पे चेकिंग करेगा। तो आईसीआई ने उसके कोई मार्क्स दिए नहीं है। तो आईसीआई की गलती ये हुई है, उन्हें एक अल्टरनेट आंसर देना चाहिए था। उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, बस सबसे बड़ी गलती आईसीआई ने जो करी है वो चेकिंग में एक अल्टरनेट आंसर देना चाहिए था, कि भाई देखो कंसेप्चुअली ये आंसर है, अल्टरनेटिवली अगर आपने पुराना आंसर पढ़ा हुआ है तो ये करना चाहिए था, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। या फिर सभी बच्चों को ये 8 नंबर का बोनस देना चाहिए था, और या फिर आईसीआई को एग्जाम से पहले कोई कोरिजेंडम निकालना चाहिए था, या आरटीपी में उस करेक्ट वाला सोल्यूशन करके डालना चाहिए था, आरटीपी एमटीपी कहीं पे भी। तो ये सबसे बड़ी गलती थी आईसीआई की, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता ना, वो तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आईसीआई ने पहले जो कंसेप्ट यूज में लिया है, जो अजम्पशन लिया आगे भी वही लेगा। उन्होंने एकदम से एग्जाम में अजम्पशन सही कर दी, मतलब कंसेप्ट को सही कर दिया। तो कंसेप्ट के पार्ट पे तो आईसीआई की यहाँ गलती नहीं है, बट जो गलती है वो ये है कि उन्होंने अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं दिया। यहाँ पे मार्क्स मिलने चाहिए थे, और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि 8 नंबर में डायरेक्टली 0 मिला है मोस्टली बच्चों को। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट आगे वाले पीरियड का लगना चाहिए, नई रेट से वो पिछले पीरियड का लगा रहे थे, बट अब सही किया इन्होंने। अब इन्होंने सॉल्यूशन में आगे वाले पीरियड का, रीसेट डेट के आगे वाले पीरियड का इंटरेस्ट लगाया। नंबर ऑफ डेज पे चेंज आया, और नंबर ऑफ डेज पे चेंज आने से जो इफेक्टिव इंटरेस्ट बन रहा था वो पूरा चेंज हो गया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कंसेप्चुअली करेक्ट किया गया, बट जो पुराना सॉल्यूशन था उसके बेसिस पे मार्क्स नहीं दिए गए, वो दिए जाने चाहिए थे। मैं सब चीज़ों की बात करूंगा कि अब इसका क्या सॉल्यूशन अपन कर सकते हैं क्या नहीं। एक बार मैं आपको पूरा इशू बता देता हूँ। दूसरी चीज, मार्केट में एक और चीज चल रही है, बहुत बच्चों की क्वेरी कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में इन्होंने सॉल्यूशन किया है, और हमने जो बात करी थी जो पुराना सॉल्यूशन था उसमें भी नंबर ऑफ डेज में था। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम तो मंथ्स के बेसिस पे करके आए हैं, 6 मंथ्स के बेसिस पे करके आगे 181 डेज है तो हमने 6 मंथ्स मान लिया, मतलब नॉर्मली 6 मंथ्स का पीरियड आ रहा है, हमने मंथ्स के बेसिस पे इंटरेस्ट निकाल दिया, डेज के बेसिस पे नहीं निकाला। और कुछ लोग इसको बोल भी देते हैं कि भाई मंथ्स के बेसिस पे निकाल दो चलेगा। कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा मंथ्स के बेसिस पे निकालने पे। तो मंथ्स के बेसिस पे निकालने पे बहुत फर्क पड़ेगा। आप मंथ्स के बेसिस पे इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, और यहाँ पे आईसीआई बिल्कुल भी कंसेप्चुअली गलत नहीं है। आईसीआई का बिल्कुल कंसेप्चुअल एकदम क्लैरिटी है कि डेज के बेसिस पे ही इंटरेस्ट निकलेगा। आईसीआई के पुराने सॉल्यूशन में भी डेज के बेसिस पे इंटरेस्ट था, और अभी भी डेज के बेसिस पे इंटरेस्ट है, बस नंबर ऑफ डेज बदले हैं क्योंकि पहले उनका कंसेप्ट गलत था, सिर्फ इतना फर्क पड़ता है। मैं मंथ्स की बेसिस की कंसेप्चुअली बात क्यों गलत कर रहा हूं, मैं एक बार आपको स्टडी मैट ही दिखा देता हूं। स्टडी मैट में आप आ जाइए, आरआरएम चैप्टर में कैप ऑप्शन फ्लोर ऑप्शन के टॉपिक में आप आएंगे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला में ही देखने को मिल जाएगा। जो डेज लिए जाते हैं, जो डेट ली जाती है, टाइम लिया जाता है, वो लिया जाता है DT इज द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम इंटरेस्ट रेट रीसेट डेट टू द पेमेंट डेट। नंबर ऑफ डेज लिए जाते हैं, नंबर ऑफ डेज लेते हो आप, ना कि कभी भी मंथ्स। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टडी मैट में आईसीआई ने सर ये लिख दिया नंबर ऑफ डेज, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हम मंथ्स के बेसिस पे करके आए तो गलत होगा।
कभी भी इंटरेस्ट आप देखोगे मोस्टली प्रैक्टिकल लाइफ में डेज के बेसिस पे ही कैलकुलेट होता है, और जब कैप ऑप्शन फ्लोर ऑप्शन इनकी कैलकुलेशंस करी जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में तो नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे होती है। ये मैं अपने हर वीडियो में भी बोलता हूँ, रिवीजन वीडियो चाहे क्लास हो कहीं पे भी हो, आपको नंबर ऑफ डेज बेसिस पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। सिर्फ हम वहां पे मंथ्स के बेसिस पे कर देते हैं जहां आईसीआई ने क्वेश्चन में डेटा ही पूरा मंथ्स के बेसिस पे साफ साफ दे रखा हो, कोई डेज की कैलकुलेशन करने का स्कोप ही ना हो, तो वहां हम डायरेक्टली मंथ्स के बेसिस पे कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज वाली तो बिल्कुल भी गलती नहीं है आईसीआई की, तो इसके तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि भाई नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस पे करके आएंगे तो मार्क्स मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ बिल्कुल कंसेप्चुअली सही है, मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है, हर जगह यही होता है। नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उससे बहुत डिफरेंस आ जाएगा आपके आंसर में। ठीक है, कोई मामूली डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ अमाउंट ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है तो डिफरेंस भी ज़्यादा आएगा। ये एक चीज़ मेरे को आपको और बतानी थी। दूसरी चीज़ इसी के अंदर देखिए, अब ये जो सॉल्यूशन है मैंने बताया आईसीआई ने इस सॉल्यूशन को आपका करेक्ट किया है तो इसके ठीक है, अच्छी बात है, सॉल्यूशन करेक्ट हो गया। लेकिन जिन्होंने पुराना सॉल्यूशन पढ़ रखा उनको पता ही नहीं, तो वो तो बेचारे वही करके आएंगे, तो उसके मार्क्स देने चाहिए थे, अल्टरनेट आंसर देना चाहिए था आईसीआई को। इसका अल्टरनेट आंसर देके आईसीआई को चेकिंग में मार्क्स दिलवाने चाहिए थे सभी बच्चों को, या फिर बोनस मार्किंग करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अपन क्या कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन देखिए यही हो सकता है कि आप लोग आईसीआई को मेल करें, आईसीआई को आप लोग मेल करें, रिक्वेस्ट करें आईसीआई को कि भाई इस चीज़ को आप कंसीडर करो। अब आपको ये वक्त जो है वो पैनिक करने का नहीं है, क्योंकि अब मार्केट में ऐसा सिचुएशन बना दी गई है कि भाई सब स्टूडेंट्स पैनिक हो रहे हैं कि अब क्या करें, ऐसे तो आईसीआई मार्क्स देता ही नहीं है, एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का। आप एक मेल डाल दो, अगर मेल का आपका रेस्पॉन्स आ जाता है, आईसीआई कंसीडर कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। बट आईसीआई ने देखो आज तक तो कभी ऐसा कुछ कंसीडर किया नहीं है, एक बार जो मार्क्स दे देते हैं वही वो फाइनल करते हैं। बट अगर अच्छा रेस्पॉन्स आ जाता है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ जाता है, आपका रिजल्ट चेंज हो जाता है तो अच्छी बात है। बट आप मेल डाल के छोड़ दो और उसके बाद भूल जाओ इस मैटर को, अब नवंबर के लिए आप प्रिपरेशन में लग जाओ। 1.5 महीने से भी कम का टाइम आपके पास बचा है, 1.5 मंथ भी नहीं, और अब आप ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर लोगे, कोई सेंस नहीं बनता। आप नवंबर पे आप फोकस करो, उसकी पढ़ाई करो एकदम अच्छे से कि नवंबर में हमें सीए क्लियर करना है। ये सब में सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। बस एक मेल जरूर डालेंगे अपन, आप सबको ही मेल डालना है, एक बार मेल डाल के छोड़ दो, बस मेल डाल के छोड़ दो। अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो हमारी पढ़ाई तो चली रही है, पढ़ाई आप हैम्पर मत करो अपनी इस चक्कर में। दूसरी चीज देखो, अब आईसीआई की जो चेकिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो अगर मैं देखो इसी क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले इस वजह से ही डिस्कशन नहीं किया था। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मुझे पहले ही पता चल गया था कि आईसीआई ने इस बार मार्क्स नहीं दिए, जब से बच्चों की कॉपी आना चालू हो गई थी। क्योंकि मेरे छोटा भाई भी है, उसने भी एग्जाम दिया था और उसकी भी कॉपी आई थी और उसको भी इस सॉल्यूशन में 0 मार्क्स दिए गए थे। मैं आपको वो कॉपी भी दिखाता हूँ, ERA 6B, उसके 73 मार्क्स आए थे एसएफएम में, इस बार में 22 की बात है, और उसको भी 6B में यहाँ पे पूरे 0 मार्क्स मिले। और इसने पूरा एज इट इज वही सॉल्यूशन किया है जो एग्जैक्ट था, विद इसने पूरा फॉर्मूला सब कुछ लिख के एज इट इज पूरा सॉल्यूशन किया, बट फिर भी इसको 0 मार्क्स मिले। और मैं आपको बता दूं, अगर इसको इस क्वेश्चन में 8 मार्क्स मिल जाते तो ये इसकी सिर्फ 4 मार्क्स के कारण रैंक रह गई। 535 मार्क्स आए हैं इसके, ये बन गया ये, बट 4 मार्क्स के कारण रैंक रह गई। अगर इसमें 8 मार्क्स आ जाते तो रैंक मिस नहीं होती, वो भी रैंक में स्कोर कर लेता। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो कम से कम सीए तो बन गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से फेल हुए हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलने की वजह से फेल हुए हैं, तो दुख उनके लिए होता है। इसलिए मेरे को पहले से पता था और बहुत सारे बच्चों की और भी कॉपीज आई, बट ठीक है, मेरे भाई का केस था तो भी मेरे को ऐसा नहीं करना था कि बिना बात की मैं पैनिक सिचुएशन क्रिएट करूं। लेकिन अब ये बात चल रही है तो बस ये बात मैंने करी। लेकिन मेरे को ये था कि भाई आप लोगों में पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, आप लोग पढ़ाई करते रहें, क्योंकि बस आईसीआई ने अपना सॉल्यूशन करेक्ट किया। अगर वो सॉल्यूशन में गलतियां करता तो बात अलग थी। यहाँ उन्होंने सॉल्यूशन करेक्ट किया, बस एक गलती ये करी कि उन्होंने अल्टरनेट नहीं दिया, सभी बच्चों को अल्टरनेट आंसर देके चेक करवानी चाहिए थी। अब यहाँ पे देखो, मार्केट में इतनी क्वेरीज चलती रहती है, इतने इश्यूज चलते रहते हैं, लोग इतने तेज इन इश्यूज को उठाते हैं, तो जब सही टाइम होता है ना, जब वास्तव में आईसीआई ब्लंडर करता है, तब किसी ने इश्यूज नहीं उठाए। मैं आपको बताता हूँ वो टाइम भी आईसीआई ने जब ब्लंडर करे थे, मैं नवंबर 2022 सजेस्टेड की बात कर रहा हूँ। बहुत बार ब्लंडर करता है, हर अटेम्प्ट में होती है, कॉमन चीज है, कोई पहली बार नहीं हो रही है, बट ये इतनी ज्यादा नहीं है कि भाई एक लार्ज स्केल पे हो रही है। वो भी मैं आपके साथ पूरा डिस्कशन करूंगा, इसलिए मैं पूरा डिस्कशन करूंगा इस चीज का, आप पूरा ध्यान से देखना सुनना। नवंबर 2022 सजेस्टेड में सेकंड का एक क्वेश्चन आया था, न्यू कोर्स की ही बात कर रहा हूँ बस मैं। इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आपसे कैलकुलेट करने को बोली गई थी, बिल्कुल ईजी चीज है। अब इसमें आईसीआई ने इतनी घटिया ब्लंडर करा है, जो आईपीसीसी में जो चीज होती है
उसका ब्लंडर किया हुआ है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। जब ये सॉल्यूशन आया था तभी मुझे पता चल गया था, बट किसी ने भी इस पे बात ही नहीं करी। मतलब जहां ब्लंडर आईसीआई कर रहा है वहां तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। वहां बोलते ना आप आईसीआई को, वहां बोलते भाई ये क्या कर रहे हो, आपको कंसेप्ट भी नहीं पता क्या, या कंसेप्चुअल ब्लंडर कर रहा है। इस क्वेश्चन में आईसीआई ने इक्विटी मल्टीप्लायर यूज में लिया। इक्विटी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्विटी प्लस डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। इक्विटी प्लस डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी, और इन भाई साहब ने क्या कर रखा है, इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी प्लस डेट। ये हाल है इन लोगों के। मतलब यहां बोलते हैं ये क्या ब्लंडर कर रखा है, मतलब तुमको इक्विटी मल्टीप्लायर का नहीं मतलब पता। आप इंटरमीडिएट में जाके पढ़ लो, इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको सीए फाइनल की मॉड्यूल में नहीं मिलेगा। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकालने का और भी तरीका हो सकता है, आंसर सेम ही आएगा, उस पर आप मत जाओ। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि इतनी ब्लंडर कर रखी थी। आप इंटर का मॉड्यूल देखो, इंटर सीए एफएम का, उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये होता है उल्टा फॉर्मूला, और इन्होंने लगा दिया उल्टा। मतलब इनको इवन इतना छोटा सा फॉर्मूला नहीं मालूम कि इक्विटी मल्टीप्लायर क्या होता है। उसकी वजह से पूरा आंसर गलत था, बट किसी ने बोला ही नहीं। लोगों को जो कंसेप्चुअल ब्लंडर है वो तो दिख नहीं रहे, जो कंसेप्चुअल ठीक कर रहा है बस वहां पे गलती ये थी कि अल्टरनेट देना चाहिए था। तो उसके लिए आप मेल करो आईसीआई को, बोलो उनको कि हाँ भाई इसके मार्क्स दो, लेकिन उसमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट मत करो कि भाई आईसीआई के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। दूसरी चीज, ये नवंबर 20 की बात हो गई। जैन 21 सजेस्टेड में भी एक ब्लंडर था, आपको दिखा देता हूं वो ब्लंडर। ये आपका एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट का आपसे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहला ब्लंडर तो कि भाई एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट आपके टॉपिक ही नहीं था सिलेबस में। पहला ब्लंडर तो क्वेश्चन में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा ब्लंडर, इस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन में भी ब्लंडर था। ब्लंडर क्या था, यहाँ पे 20% की ग्रोथ रेट हो रही थी, तो सेल्स बढ़ के 600 लाख से 720 लाख हो रही थी। 600 लाख से एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी हो रही थी, 720 प्लस 20% की ग्रोथ। तो नई सेल्स के अकॉर्डिंग नई आपको फंड्स निकालने थे, एक्सपेक्टेड फंड्स। तो एक्सपेक्टेड फंड्स निकालने के लिए नई सेल्स काम में लेनी थी, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेड फंड्स निकालने के लिए इन्होंने देखो पुरानी सेल्स काम में ले ली 600, जबकि यहाँ 720 वाली सेल्स काम में आनी चाहिए थी। आगे यहाँ पे जब लॉन्ग टर्म फंड्स निकालने की बात आई तो नई सेल्स काम में ले ली, लेकिन जब एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म फंड्स निकालने की बात आई तो पुरानी सेल्स काम में। मतलब ब्लंडर पे ब्लंडर करे गए थे। और इस सजेस्टेड में एक आध क्वेश्चन और था जो एसएम का था, उसमें भी 1-2 लाइन का इशू था, बट वो ज्यादा नहीं है तो उसको मैं नहीं बात कर रहा अभी। ऐसे ब्लंडर कर रखे हैं तब किसी ने नहीं बोला। इससे पहले भी नवंबर 19 में भी एक क्वेश्चन था, उसमें परपेचुअल कैश फ्लो को डायरेक्ट टर्मिनल वैल्यू दे रखा था, फिर भी उसको वापस पीवी किया गया, टर्मिनल वैल्यू निकाली गई। उससे पहले मई 19 में भी एक ब्लंडर था ईवीए के क्वेश्चन में, पूरा कंसेप्चुअली गलत था, तो अभी किसी ने नहीं बोला। तो ब्लंडर बहुत बार कर चुका है आईसीआई, लेकिन तब कोई बात नहीं कर रहा। तो ब्लंडर्स पे बात होनी चाहिए कि ये कंसेप्चुअली क्यों गलत कर रहे हो, वहां लड़ना चाहिए। यहां आप आईसीआई को रिक्वेस्ट करो कि भाई यहां आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आपने अल्टरनेट नहीं दिया। आप या तो पहले बताया करो कि भाई हम आंसर चेंज करें, कंसेप्चुअली सही कर रहे हैं, या पहले ही आप अपने स्टाफ को ढंग के लोगों को बैठा लो, जो आपकी फैकल्टीज वहां बैठती हैं, जो मटेरियल तैयार करती हैं, जो कंसेप्चुअली एरर ही ना करें, ताकि ये स्टूडेंट्स को दिक्कत ही ना आती। तो इस बार का जो क्वेश्चन है उसके लिए आप मेल डालो, पैनिक सिचुएशन बस बिल्कुल क्रिएट मत करो। ये जो गलतियां होती आ रही है ये हर बार होती हैं गलतियां, कोई नई बात नहीं है कि भाई पहली बार ये गलतियां हो रही है, कोई नई बात नहीं है, हर बार। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बता देता हूं। अभी फिलहाल के लिए तो आपको क्या करना है, मेल करना है आईसीआई को। अभी फिलहाल के लिए आप एक मेल डालो आईसीआई को कि भाई ये आंसर आपने पहले दिया हुआ था, कहीं पे आपने कोई नोटिफिकेशन कोरिजेंडम कुछ भी नहीं दिया कि हम आंसर सही कर रहे हैं, तो हमने वही आंसर किया जो आपने पहले कर रखा था, आप मार्क्स दिलवाइए। और जितने ज्यादा स्टूडेंट्स मेल डालेंगे हो सकता है पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाए, बट आप इस उम्मीद में मत बैठना आईसीआई पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे देगा, क्योंकि आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब आगे क्या ही उम्मीद कर लें इनसे। तो अब आप बस इतना सोचो कि भाई आने वाले टाइम में अपन बस अपनी पढ़ाई करें नवंबर के लिए। दूसरी चीज, अब देखो एक और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, May 22 के सजेस्टेड में एक और क्वेश्चन पे इश्यू आ रहा है स्टूडेंट्स को। वो क्या इशू आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि बिल्कुल काम का इशू नहीं है वो, बट सारी मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं ताकि आपके माइंड में जो फालतू की नेगेटिविटी है एटलीस्ट वो तो हटे। और आईसीआई की जो गलती है उसके मैं सॉल्यूशन आपको अभी बताऊंगा कि उनका क्या किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आया था आपका थर्ड का बी एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन में आपसे बीटा वैल्यू पूछी गई थी कंपनी की, ऑब्जर्वेशन देनी थी। सेम डिट्टो क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, एक इलस्ट्रेशन में और एक टेस्ट योर नॉलेज में। 2 क्वेश्चन है, एक जेके लिमिटेड नाम से है और एक और है क्वेश्चन, उसका मुझे क्वेश्चन का नाम ध्यान नहीं आ रहा, कंपनी का नाम क्या है। तो 2 क्वेश्चन है इस सेम कंसेप्ट के ऊपर, एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। और इस क्वेश्चन में जब मैं पढ़ाता हूं, मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने मेरे से पढ़ा नहीं तो किसी ने भी एसएम भी खोली होगी तो सबको पता है इसमें बीटा कौन से मेथड से निकाला हुआ है, रिग्रेशन एनालिसिस वाले फॉर्मूला से निकाला हुआ है। मैंने बहुत बार बोला था कि इस फॉर्मूला से निकाला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला लगाया है, तो कभी भी एग्जाम में आएगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा।
तो जिन बच्चों ने वो देखा होगा स्टडी मैट को, एक बार भी पढ़ा होगा, उन्होंने तो बिल्कुल सही किया होगा। अब बच्चों ने क्या किया, दूसरा फॉर्मूला लगाया, उसकी वजह से थोड़ा बहुत बीटा में चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से एक तो वहां पे दिक्कत कर रहे हैं। तो वहां अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई उन्होंने कुछ चेंज किया, उन्होंने वही सॉल्यूशन दिया जो कॉपी पेस्ट था। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने क्या किया, एक अलग ही मेथड लगाया, डिविडेंड यील्ड ग्रोथ वाला कुछ मेथड होता था एक, वो मेथड होता था ओल्ड से भी ओल्ड कोर्स में। वो मेथड किन बच्चों ने लगाया, उन बच्चों ने जिन्होंने अलग अलग मार्केट में बुक्स पढ़ रखी है। कई लोग पता है क्या कर रहे थे, ओल्ड से ओल्ड कोर्स में भी ऐसा क्वेश्चन आया करता था, उसमें एक ऐसे अलग ही मेथड लगाता था और उससे पूरा आंसर ही बदल जाता था। वो मेथड पढ़ाते थे लोग, पढ़ा रखे हैं लोग अभी भी, उनकी बुक्स में मिल भी जाएगा, और बच्चों ने वो वाला सोल्यूशन करके आ गए। तो वहां आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आईसीए ने वो मेथड आपको कहीं डिस्क्लोज ही नहीं किया। पूरी आप एसएम गो थ्रू कर लोगे ना, वो फॉर्मूला या वो मेथड ही नहीं मिलेगा आपको, तो फिर आप वो पढ़ ही क्यों रहे हो। तो वो तो आईसीए की गलती पर नहीं बोल सकते, ये सेम एसएम में क्वेश्चन है, तो आपको वही देखना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें एक और चीज डिस्कस करनी है, मैं आपको सारी बातें इसमें क्लियर करूंगा। इसमें ये भी चलता है कि भाई बीटा जो है, अगर कुछ बच्चों ने क्या किया, इसको 0.11, 0.13, 0.10 ऐसे राउंड ऑफ करके निकाल दिया, 2 डेसिमल्स में निकाल दिया। तो अब बच्चों के मन में ये चल रहा है, सर हम 2 डेसिमल्स में निकाल रहे हैं, ये 3 डेसिमल्स में ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारे यहाँ बस राउंड ऑफ करने के भी मार्क्स कटेंगे क्या। राउंड ऑफ करने के मार्क्स नहीं कटते हैं कभी भी, लेकिन अगर एक तो क्वेश्चन में ऐसे ही बोल देता है इतना राउंड ऑफ करो, तो आप वो कर दोगे। कुछ ना बोले ना, तो एक फिक्स पैटर्न होता है राउंड ऑफ करने का, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपने अगर मेरे रिवीजन वीडियो भी सुने, इवन क्लास भी नहीं देखी है, तो भी मैंने वो पैटर्न बहुत बार बताए हैं कि किस चीज को कितने डेसिमल में राउंड ऑफ करना होता है, और उसके पीछे हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। ऐसा नहीं अपने मन से राउंड ऑफ कर दें, क्या फर्क पड़ेगा, 0.11 लिख देंगे तो 0.13। भाई बीटा रिस्क को डिनोट करता है, रिस्क को डिनोट करने वाला आइटम है बीटा। कंसेप्चुअल मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बात मेरे को इसलिए बतानी पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे भी परेशान हो रहे हैं कि हम ऐसे राउंड ऑफ करके आ जाते हैं, अब ऐसे के क्या हम रट के चले जाएगा। रटने की बात नहीं हो रही है, रटने की बात होती तो ऐसे ही बोलता। आप यहाँ पे वर्ड भी ऐसे लिखो, एवरेज रिटर्न ऑफ कृष्णा लिमिटेड, इस तरीके से। वो रटने की यहाँ बात नहीं हो रही है। आईसीआई के यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो अमाउंट के फिगर्स हैं, ये मैच करे जाते हैं। तो सर डेसिमल्स में तो इन मार्क्स काट रहे हैं ना राउंड ऑफ में, तो उसके पीछे लॉजिक है। बीटा एक रिस्क को डिनोट करता है, रिस्क को डिनोट करने वाली चीज, और बीटा की बहुत छोटी वैल्यू होती है। बीटा आपको मालूम होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू में होता है। बीटा 1.21, 0.9 इस तरीके से चलता है बीटा। बीटा की कोई थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में ऐसे वैल्यू नहीं होती है, परसेंटेज इसमें वैल्यू नहीं होती। बीटा ऐसे होता, मान लो बीटा परसेंटेज इसमें कैलकुलेट होता 13.14%, तो आप करते हैं ना 2 डेसिमल्स में राउंड ऑफ, कौन मना कर रहा है आपको। बीटा इंडेक्स में होता है, इंडेक्स की टर्म्स में बहुत छोटी वैल्यू होता है। थोड़ा सा भी अगर बीटा आप राउंड ऑफ कर दोगे 2 डेसिमल्स में, बहुत फर्क आ जाएगा। आप आंसर निकाल के देख लेना, आंसर में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आपको लॉजिक समझने पड़ेंगे हर चीज के पीछे के राउंड ऑफ के भी। और जो मैं बताता हूँ आपको बहुत बार याद करवाता हूँ कि ये राउंड ऑफ इस वजह से ऐसा किया गया। जैसे मैंने नंबर ऑफ डेज का आपको लॉजिक बताया, बहुत लोग बोल देते हैं नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस पर करके आ जाओ। भाई वो नंबर ऑफ मंथ्स कोई लॉजिक थोड़ी ना है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाओ, नंबर ऑफ डेज होता है। आईसीआई ने मॉड्यूल में भी नंबर ऑफ डेज का रखा है, फॉर्मूला भी में भी नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है, फिर भी हम नंबर ऑफ मंथ्स कर रहे हैं। हम पता है नंबर ऑफ मंथ्स क्यों करते हैं, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ उससे रिलेटेड। बीटा का भी डिस्कशन करूंगा, पहले उस नंबर ऑफ डेज की बात करता हूँ। बच्चे ने जब इस क्वेश्चन को, जो कैप फ्लोर वाला एग्जाम में आया, वो क्वेश्चन करके आए और मेरे पास आते ही उन्होंने मैसेज किया, सर मैं इसको ना नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस पे करके आ गया, तो मेरे को मार्क्स मिलेंगे या कटेंगे। ये मेरे पास क्वेरीज पड़ी होंगी, बहुत सारी क्वेरीज पड़ी होंगी उसी वक्त एग्जाम के तुरंत बाद ही। क्यों करी उन्होंने क्वेरी, क्योंकि उनको भी मालूम था कि आईसीआई ने नंबर ऑफ डेज पे कर रखा था पुराने सॉल्यूशन में। तो फिर भाई आपने नंबर ऑफ मंथ्स में क्यों किया एग्जाम में। पहली चीज तो ये, जब आपको पता था, जब आप याद करके जा रहे हो आईसीआई का गलत सॉल्यूशन, तो आपको ये भी मालूम होगा कि उन्होंने नंबर ऑफ डेज पे कर रखा है। जब आप आईसीआई के सॉल्यूशन को 2-3 बार देखते हो तो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक कर जाता है उन्होंने कैसे किया होगा। अगर आपको मान लो नंबर ऑफ डेज का लॉजिक भी नहीं पता, तो एक बात तो ये कि आपको नंबर ऑफ डेज का लॉजिक भी नहीं पता, तो आप फिर एग्जाम में नंबर ऑफ मंथ से क्यों करके आए, जब आपको मालूम था नंबर ऑफ डेज से कर रखा आईसीआई ने। हम पता है क्यों करके आते हैं, क्योंकि इंसान की आदत होती है, मैं आप लोगों को जनरलाइज नहीं कर रहा, सभी इंसानों की आदत होती है, हमें कंफर्ट चाहिए होता है। नंबर ऑफ मंथ्स में क्या 2 मिनट में कैलकुलेशन होती है, 6/12 यार 1/2 तो करना है, 3/12 यार 1/4 ही तो करना है। लेकिन जब नंबर ऑफ डेज आते हैं ना, लिखो यार 181 डिवाइडेड बाई 365, यार बहुत मेहनत होती है, वो मेहनत हम नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं यहाँ टाइम बचा ले, जहां टाइम बचाना चाहिए वहां नहीं बचा रहे। लोग क्या सोच रहे हैं कि लाइन ड्रॉ करने के मार्क्स मिलते हैं, लोग ये सोच रहे हैं टेबल बनाने के मार्क्स मिलते हैं। भाई कोई मार्क्स नहीं मिलते, लाइन ड्रॉ करने के, टेबल बनाने के आईसीआई ने कभी बोला भी नहीं है। एग्जामिनर के पास आंसर की जाती है, और वो मैंने आपको बहुत बार डिस्कस भी किया है, मेरे पास पड़ी भी है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। वहां क्या होता है, जैसे ये आइटम है, इसका मार्क होगा तो बस इसको बोल्ड करके इसके आगे लिख दिया जाएगा 1 मार्क। अगर इसका मान लो 2 मार्क होगा तो इसके आगे बोल्ड करके लिख दिया जाएगा 2 मार्क। बस ये अमाउंट का फिगर मैच किया जाएगा और मार्क्स दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल में ऐसे मार्किंग होती है।
कोई लाइन ड्रॉ करने के मार्क्स होते हैं क्या? नहीं होते। शॉर्ट फॉर्म आप यूज में लो, एवरेज रिटर्न लिखना है तो एवीजी रिटर्न ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट क्लियर होना चाहिए। बच्चे क्या इनको तो सजा के लिखते हैं और अमाउंट एकदम छोटे छोटे लिख देते हैं, वहां मार्क्स कट जाते हैं। मैं सारी वो डिस्कशन कर रहा हूँ जिससे आप आगे इंप्रूव कर सको। इसको एज ए नेगेटिविटी ना लेके आप समझो चीजों को कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, मार्किंग क्या हो रही है, वो आपको समझना जरूरी है। नेगेटिविटी जो है वो तो मैंने आपको बताया, वो आईसीआई की गलती अल्टरनेट देना चाहिए था, पर जहां हमें सही होना चाहिए वहां हम भी सही हों एक बार के लिए, तभी हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग सीए बनो, पास हो, तो उसके लिए आप ढंग से अपने आप को पहले सही करो। देखो 2 तरीके की रिस्क है एसएफएम में, आपने पढ़ा है, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। आईसीआई के सिस्टम में जो रिस्क है उसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, सिस्टम की जो रिस्क है वो रहेगी, वो डाइवर्सिफाई कर ही नहीं सकते। आपको मालूम है, आपने खुद ने पढ़ा है पोर्टफोलियो चैप्टर में। सिर्फ अनसिस्टमेटिक रिस्क ऐसी है जिसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है? आपकी खुद की मेहनत, आपके खुद के तरीके की, आप उसको किस तरीके से करके आते हो उसको सही करो। उसके लिए मैं तरीका भी बताऊंगा, सब कुछ डिस्कस करूंगा आज आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। मेरे पास भयंकर मैसेज आ रखे। बीटा की मैं बात कर रहा था, तो बीटा हमेशा 3 डेसिमल्स में लिया जाता है इस पर्पज से। आप नोटिस कर लेना, बीटा हमेशा आप 3 डेसिमल्स में लेता है आईसीआई। 99.99% केस में बीटा 3 डेसिमल्स में मिलेगा। 1-2 केस होंगे जहां 4 डेसिमल होगा, और वहां पे पता है 4 डेसिमल में भी क्यों होगा? वहां पे क्या होगा, 4 डेसिमल के बाद कैलकुलेटर पे कोई डेसिमल आ ही नहीं रहेंगे, वहीं खत्म हो रहा होगा, तो उन्होंने पूरा ले लिया। तो जो रिस्क के कंपोनेंट बीटा है बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसमें जितनी ज्यादा डेसिमल्स हो उतनी ज्यादा लेने की कोशिश करी जाती है। तो जनरली 3 डेसिमल्स लेने की कोशिश करी जाती है कि एक एक्यूरेट हमें रिस्क पता चले। 2 डेसिमल्स में बीटा को नहीं लिया जाता, ये बात ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। आगे से ध्यान रखना है, बहुत बार मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। ऐसे डेसिमल्स की अगर मैं और भी बातें करूं जो मैंने डिस्कस करी हुई है अपने वीडियो क्लासेस वगैरह में, बट फिर वापस से बता देता हूं। वेट जब भी आप लेते हो पोर्टफोलियो वगैरह की वेट या पूरी एसएफएम में कहीं पे भी वेट, तो वेट हमेशा 4 डेसिमल्स में ले जाते हैं, क्योंकि वेट भी एक ऐसी चीज है जो डेसिमल्स में लेने वाली चीज है, उसको कोई परसेंटेज टर्म्स में नहीं है, उससे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो वेट 4 डेसिमल में ले जाते हैं। ऐसे एक्सचेंज रेशियो, स्वैप रेशियो जो एसएफएम में आपके मर्जर चैप्टर में कैलकुलेट होता है, वो भी 4 डेसिमल में आपको लेना होता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होता है। तो अगर कोई परसेंटेज का नॉर्मल डेटा होता है वो आप 2 डेसिमल्स में ले लो, अमाउंट का डेटा है 2 डेसिमल्स में ले लो। फोरेक्स की अगर चैप्टर की मैं बात करूं, एक्सचेंज रेट की बात करूं, तो एक्सचेंज रेट जनरली 4 डेसिमल्स में ली जाती है, लेकिन क्वेश्चन में आपको 6 डेसिमल्स में रेट दे रखी है, तो आपको भी 6 डेसिमल्स में आंसर लेना है, अपने आंसर में भी 6 डेसिमल्स की रेट लेनी है। क्वेश्चन में अगर उन्होंने 2 डेसिमल्स में रेट कोट कर रखी है, तो आप बताओ आंसर में किस में कोट करनी चाहिए? आंसर में भी आप 2 डेसिमल्स में कोट करो। आपको थोड़ा इंटरप्रिटेशन खुद का लगाना पड़ेगा, या वो बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में अगर 3 डेसिमल्स में रेट कोट करी हुई है एसएफएम में, सपोज फोरेक्स के अंदर, तो आप अपने आंसर में भी 3 डेसिमल्स में रेट कोट करो। क्वेश्चन जब बोल रहा है मैं तो 3 डेसिमल्स में रेट दिखा रहा हूं, तो आप भी 3 डेसिमल्स में दिखाओ सॉल्यूशन में, उस अकॉर्डिंग करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कंसेप्ट है और बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है, ये तो असम्पशन ले रहे हैं, ये कंसेप्ट है, वास्तव में रियल कंसेप्ट है। जैसे नंबर ऑफ डेज का मैंने बताया, वो रियल की प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। फोरेक्स में एक और कंसेप्ट होता है, रेट को 0.0025 के मल्टीपल में किया जाता है, राउंड ऑफ। उसके पीछे भी एक कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में फेडाई का रूल है, फेडाई का कंसेप्ट है वो, फेडाई ने, आरबीआई ने रूल निकाला हुआ है उसमें राउंड ऑफ करने का, बट उसको भी ऐसे बोल दिया जाता है असम्पशन कर रहा है आईसीआई। तो हर जगह असम्पशन नहीं होती है, बहुत कंसेप्ट होते हैं, बारीकी से आपको देखना पड़ता है इन चीजों को, बट ये बारीकी से कोई देखना चाहता ही नहीं है, बस हाँ भाई ठीक है चल रहा है चलने दो, नंबर ऑफ डेज की जगह नंबर ऑफ मंथ्स कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ता है भाई। जब आप कंसेप्चुअली पढ़ने की बात करते हो तो फिर पढ़ो ना पूरा कंसेप्चुअली डिटेल में, एक एक चीज को समझो, हर चीज के पीछे लॉजिक है। हाँ बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी है, मैं ये नहीं बोल रहा, बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसे, फिर मैं हजारों गलतियां मैं अभी भी गिना दूंगा आईसीआई के मॉड्यूल में, जो आईसीआई की वास्तव में गलतियां हैं उनकी, और वो गलतियां सुधारते भी नहीं है, और सुधारते हैं तो ऐसे एग्जाम में सुधारते हैं कि अल्टरनेट भी नहीं देते, बच्चा बेचारे को मार्क्स नहीं मिलते। तो वो गलती उनको सही करनी चाहिए थी। समझ में आई ये चीज आपको? तो ये बीटा वगैरह के क्वेश्चन में अगर किसी का इशू है तो वो मैंने क्लियर कर दिया, डेसिमल्स वगैरह का भी बता दिया है। नहीं मिले मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, यहाँ अगर आप ऐसे निकालते तो ही मार्क्स मिलेंगे। बीटा आप 0.097 आ रहा है और आप निकाल के आ रहे हो 0.11 या 0.13, तो भाई कहाँ मिलेंगे मार्क्स? रिस्क को डिनोट कर रहा है। आप वैल्यूज को तो देखो, अगर मैं बोलूं सपोज एक अमाउंट मैंने लिखा 10,57,670, ये सपोज आईसीआई का आंसर आ रहा है, कोई अमाउंट आ रहा है, और इसको मैंने मेरा राउंड ऑफ करके ये आंसर आया 10,57,700, तो यहाँ आपके फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे। ये अमाउंट का फिगर तो देखो कितना बड़ा है, बीटा बेचारा इतना सा है 0.097, और इसमें भी आप राउंड ऑफ करके 0.11 कर रहे हो या 0.13 कर रहे हो। भाई सोचो तो सही, क्या कर रहे हो आप? लॉजिकली चलो, चीजों को लॉजिकली देखना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। जब आप लॉजिकली पढ़ने की बात करते हो तो अपनी गलतियां तो अपन सुधारे हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क को तो खत्म करें, पहले सिस्टम की रिस्क की तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं एक बार कि क्या सॉल्यूशन अपने को करना है।
फाइनली सारी बातों का मैंने आपको डिस्कशन किया। सबसे पहले जो आईसीआई ने भी सॉल्यूशन दिया उसके लिए आप मेल डाल के छोड़ दो बस, ठीक है। आप जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट मेल डाल सकते हो मेल डाल दो, काम खत्म हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद आपको इस पर सोचना नहीं है, पढ़ाई करनी है नवंबर के लिए। जानबूझ के कोई मार्क्स नहीं काटता है, पहली चीज बस माइंड में ये ध्यान रखना। दूसरी चीज एरर, जानबूझ के कोई मार्क्स नहीं काटता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पढ़ाई ध्यान में रखो। आप बोलोगे सर पढ़ाई तो कर ले लेकिन दोबारा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ऐसा होगा, हमेशा होंगी ऐसी एरर आईसीआई की, जैसे आईसीआई का सिस्टम रहे। तो ये सुधारना नहीं चाहते हैं। 5% आप एरर मान के चलो। प्रैक्टिकल पेपर्स में 5% की एरर हर बार होती है एग्जामिनर्स की। एग्जामिनर जो होते हैं आईसीआई के कोई पढ़े लिखे थोड़ी ना, उनको कोई नॉलेज नहीं है, या तो 5-5, 6-6 साल पुराने सी हैं, या कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के आप हाल जानते ही हो, उनको खुद को कुछ पता नहीं होता, वो क्या चेक करेंगे। और जो 5-5 साल पुराने सी हैं, आप उनके अंदर आर्टिकलशिप करते ही हो तो आपको उनकी लेवल मालूम ही है। वो आप लोगों से सारा काम कराते हैं, उनको खुद को कुछ नहीं पता होता, तो उनसे आप कोई एक्सपर्ट नॉलेज एक्सपेक्ट मत करो। उनको तो बस आंसर की दे दी जाती है, उससे मैच करके बस मार्क्स देने होते हैं। तो एरर होती है, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैं आपको बता दूं इतनी एरर नहीं होती है जितनी आप लोगों के सामने रखी जाती है। कोई एक आध कॉपी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं ब्लंडर्स, बट जनरली 5% एरर सबकी कॉपीज में आपको देखने को मिलेगी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, जनरली 5%, क्योंकि वहां अमाउंट की फिगर्स मैच करने होते हैं तो एग्जामिनर को ज्यादा जोर नहीं आता, वो मैच करके मार्क्स दे देते हैं। 5% फिर भी एरर हो जाती है प्रैक्टिकल कॉपीज में। लेकिन जब अगर अपन थियरी की कॉपीज की बात करें, थियरी कॉपीज की बात करें तो यहां ज्यादा होती है एरर। यहां ये एरर 10 से 15% होती है। अगर मैं इस बार के पेपर्स की बात करूं, सब लोग एसएफएम की बात कर रहे हैं, एसएफएम में ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर। अरे भाई ब्लंडर नहीं, उसे बोलो कि उन्होंने मार्क्स नहीं दिए, आप उनको रिक्वेस्ट करो भाई मार्क्स दो, ये गलती है उनकी, ये बताओ आप उनको। ब्लंडर तो पहले कर रहा था इसे अपने सजेस्टेड में, वो मैंने आपको दिखाया, तब तो कोई बोल नहीं रहा ब्लंडर। ये ब्लंडर नहीं, सॉल्यूशन करेक्ट किया, बस मार्क्स के लिए बोलो कि मार्क्स देने चाहिए, या पहले बताना चाहिए था, क्लैरिटी देनी चाहिए थी। कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हो, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए आप में। आपने अगर कोई गलती करी थी पहले सॉल्यूशन में तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था, ये हमारी गलती है, अब हम सॉल्यूशन अपडेट कर रहे हैं। जिस भी बच्चे ने नया सॉल्यूशन अपडेटेड किया हो तो भी मार्क्स मिलेगा, और पुराना किया हो तो भी मार्क्स मिलेगा। ये होता है प्रोफेशनलिज्म। जब प्रोफेशनलिज्म की बात होती है, ये जो सीए होते हैं ना, खड़े हो जाते हैं लिंक्डइन पे आके प्रोफेशनलिज्म दिखाने, यहां दिखाओ आप लोग प्रोफेशनलिज्म, ये एक्सेप्ट करो जब गलती है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है जब आप गलती करो तो उसे एक्सेप्ट करो। देखो अब थ्योरी में ज्यादा ब्लंडर होता है। अब थ्योरी की मैं आपको बात करूं, कोई बात ही नहीं कर रहा। एससीएमपी का पेपर की बात करता हूं, इसी बार की, मैं पुरानी पेपर की बात ही नहीं कर रहा। एससीएमपी में इस बार 50-60% थियरी पूछी गई एग्जाम में, तो होना ही था ब्लंडर, हुए हैं भयंकर ब्लंडर। इतने भयंकर ब्लंडर हुए हैं, बच्चों के कीवर्ड सब मैच करें, मार्क्स नहीं दिए। एक 6C वाला क्वेश्चन आया था, 6C वाला थियरी एससीएमपी में क्वेश्चन, बच्चों ने डिट्टो आंसर लिखा है, कोई मार्क्स नहीं दिए। कईयों को पूरे मार्क्स दे दिए और कईयों को 0-0। सेम ऐसे ही जो मेरा भाई है उसकी कॉपी में भी यही हुआ, छोटा भाई है उसका, मैंने बताया 535 मार्क्स आए, सीए बन गया, बट उसको भी कोई मार्क्स नहीं दे रखे। इतने ब्लंडर से पूरी कॉपी में, अगर आप उसकी थियरी कॉपी में देखोगे ना, एक एक कीवर्ड मैच कर रहे हैं बट मार्क्स ही नहीं दिए गए, वो हो रखा है ब्लंडर। तो थियरी में होते हैं ब्लंडर। मैं उसकी सारी कॉपी आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगा, जो भी मेरे छोटे भाई के, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको पता चले। एसएफएम का मैंने आपको बताया, उसको भी 0 मिला है इसमें। अगर इसमें मार्क्स मिल जाते तो उसकी भी रैंक आ जाती, बट ठीक है उसने रैंक मिस करी। लेकिन बहुत बच्चों ने तो पास होना मिस करा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पैनिक हो जाएं, उस चीज को गलत वे में इंटरप्रेट कर ले, नेगेटिविटी फैला दें। मैं चाहता तो ये कब का ये बता सकता था, क्योंकि मेरे पास तो इसकी कॉपी बहुत पहले से है और मेरे को बहुत पहले से मालूम है। मेरे पास जब भी बच्चों के बहुत मैसेज आए हैं इस क्वेरी से रिलेटेड, तो तब भी मैंने बच्चों को बार बार बस ये बोला कि आप एक बार मेल डाल दो, पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि आईसीआई सुधरना चाहता ही नहीं। लोगों ने बहुत बार धरने भी करे, बहुत कुछ किया क्या आईसीआई ने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं होता इनसे। तो ब्लंडर तो यहाँ हुआ है थियरी में। एससीएमपी में देखो एक बार आप, थियरी कॉपीज में ब्लंडर होता है क्योंकि एग्जामिनर को नींद आती है, कीवर्ड्स उसको समझ आते नहीं है, पढ़े लिखे इतने होते नहीं और पुराने होते हैं, तो टेक्निकल लैंग्वेज उनको भी समझ में नहीं आती होगी, या तो उनको शायद इंग्लिश ही समझ में नहीं आती होगी। बेचारे बच्चे ऐसे कर्सिव राइटिंग में लिखते होंगे टेक्निकल वर्ड, तो उनको पढ़ने में ही नहीं आता होगा। आधे घंटे तक तो वो सोचते होंगे क्या लिखा हुआ है, TED, ऐसे सोचते होंगे बेचारे, ऐसे हाल होते हैं उनके। तो ये होते हैं ब्लंडर, वहां कर रखे हैं। ऐसे ही एसएफएम में जो थ्योरी के क्वेश्चंस है ना, उनमें बच्चों ने हेडिंग करेक्ट लिखे कई बार, कई जगह अभी कॉपीज में, वहां 0 मिले, पूरी करेक्ट हेडिंग है। क्यों? क्योंकि वो ब्लंडर है, थ्योरी में होता है ब्लंडर। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो अब सॉल्यूशन मैं बताता हूं। सॉल्यूशन एक तो सिस्टम की रिस्क है, आपको एसएफएम की बात चल रही है तो एसएफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता देता हूं मैं। एक अनसिस्टमेटिक रिस्क है। देखो सिस्टमेटिक रिस्क है आईसीआई की चेकिंग की, आईसीआई की चेकिंग में प्रॉब्लम है, वो सिस्टमेटिक रिस्क है। और सिस्टमेटिक रिस्क सभी को इफेक्ट करती है, पूरे बच्चों को इफेक्ट करेगी, ओवरऑल मार्केट को इफेक्ट करती है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसे डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। लेकिन नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है आपकी खुद की, जो आप पढ़ाई कर सकते हो। आप क्या करो, अब आईसीआई अपने को पता चल गया 5-10% गलती करेगा आईसीआई, तो अब हम टारगेट ही 5-10% का ज्यादा का लेके चले। ये है अनसिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई करना, इसको डाइवर्सिफाई करो आप।
इसको डाइवर्सिफाई करो। आप देखो आपका 50 नंबर का टारगेट है तो आप 55 नंबर का टारगेट लेके चलो, बस अब हम इतना कर सकते हैं। हमारे हाथ में जो चीज़ है ना आप उस पर वर्क कर लो। देखो सीए बनना है तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे आप भाई। जब सिस्टम सुधरना नहीं चाह रहा, हम कोशिश कर रहे हैं सिस्टम को सुधारने की, बात कर रहे हैं, हम उन्हें बोल रहे हैं, बट वो धीरे धीरे सुधरेगा, जब सुधरेगा तब सुधरेगा, तब तक हम अपने आप को सही करें। हम तो सीए बने ना, सिस्टम सुधरने का तो हम वेट नहीं कर सकते। तो आप टारगेट थोड़ा बढ़ा लो, 5-7% का ज़्यादा का टारगेट लेके चलो, 50 की जगह 55 नंबर का टारगेट लेके चलो, 55, 57, 58 नंबर का, मतलब 5-7% ज़्यादा नंबर का। उतनी प्रिपरेशन करो कि वो गलती करें तो भी हम कम से कम पास तो हो जाए। ये आपको करना पड़ेगा जब तक आईसीआई इसका कोई सोल्यूशन नहीं करता, और वो सोल्यूशन इतने आसानी से करना भी नहीं है उनमें, वो धीरे धीरे करेंगे, कभी करेंगे तो। अब सिस्टम की रिस्क यानी आईसीआई की रिस्क। आईसीआई को क्या करना चाहिए, देखो ये आईसीआई को सजेशन है मेरी तरफ से, और तो क्या ही बोल सकते हैं आईसीआई वाले लोगों को, हम तो बस सजेशन से दे सकते हैं, आप लोग हम लोग। सबसे पहली चीज तो ये जो क्वेश्चन इन्होंने 6B में सब बच्चों को 0 दिया है उसमें मार्क्स अलॉट करो। सबसे पहला सजेशन तो ये है, सबसे पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये है कि उसमें मार्क्स अलॉट करो, और आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है एक बार बस मेल डाल के छोड़ दो, पढ़ाई पे फोकस करो। दूसरा सजेशन है, आप लोग है ना चेकिंग, जब कॉपी की चेकिंग कराओ तो 2 बार करवाओ, बस यही एक सजेशन दिया करा जा सकता है। लोग बहुत सारे सजेशन देते हैं, ये कर दो वो कर दो, वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। उनके बारे में भी कभी डिस्कस करना होगा, मैं बता दूंगा प्रैक्टिकल क्यों नहीं है। सिर्फ सबसे प्रैक्टिकल सजेशन ये हो सकता है इसका सिस्टम की रिस्क को सुधारने का, इसे की चेकिंग को सुधारने का, कि 2 बार चेकिंग कराएं। क्या होता है, आप लोग पेपर लिख के आते हैं हार्ड फॉर्म में पेपर के ऊपर, वो कॉपी अलग जाती है और स्कैन होकर ऑनलाइन कॉपी अलग जाती है। तो स्कैन्ड कॉपी जो ऑनलाइन कॉपी चेक हो रही है, एक तो वो होती रहे, पैरेलली ऐसे ही अलग एग्जामिनर से जो हार्ड कॉपी में आपने पेपर लिखा था उसको चेक कराए। तो एक ही कॉपी 2 बार चेक हुई, 2 अलग अलग एग्जामिनर्स ने चेक करी। तो वहां जब कॉपीज को कंपेयर, उनको फिर कंपेयर किया जाए मार्क्स को सिस्टम में चढ़ा के, और वहां देखा जाए डेविएशन कितना आ रहा है, मार्जिन ऑफ एरर कितना आ रहा है। और मार्जिन ऑफ एरर अगर नॉर्मल आ रहा है 1 आध मार्क्स का तो ठीक है, चलता है। लेकिन अगर एक ही बच्चे की एक ही लोट में एक एग्जामिनर के अलग अलग मार्क्स दिए और दूसरे एग्जामिनर ने अलग अलग दे रखे हैं, तो फिर वहां आईसीआई को स्टेप लेना चाहिए, भाई मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा है, या तो फिर कोई एक्स्ट्रा मार्क्स दे वहां पे आईसीआई, या उन कॉपीज को फ्रेशली पूरे तरीके से वापस ढंग के एग्जामिनर से वापस चेक कराई जाए। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है, 2 बार चेकिंग हो, ये आईसीआई को इंश्योर करना चाहिए। 2 बार चेकिंग करना, ये फीजिबल सॉल्यूशन है। मैं वो सॉल्यूशन की बात करूंगा जो टेक्निकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से फाइनेंशियली फीजिबल हो। मैं उस सॉल्यूशन की बात ही नहीं करूंगा जो फीजिबल नहीं है, हवा में बात करने वाले सॉल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा कि एक्सपर्ट लोगों को बैठा लो, उनसे करा लो। भाई एक्सपर्ट कितने बुलाओगे, 1-1 लाख 1.5 लाख बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए, वो भी फाइनल की है तो फिर इंटर की भी है, तो इतने पॉसिबल ही नहीं है। तो जो फीजिबल सॉल्यूशन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें आईसीआई की देखो कॉस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, 1 बार कॉपी चेक करा रहा है तो 2 बार की कॉस्ट आ जाएगी। जहां एग्जामिनर को 1 बार कॉपी चेक के 150 रुपए देने पड़ रहे हैं, वहां 1 और बार दे देगा पैसा 150 रुपए। और बच्चा भी ठीक है, इतनी फीस एक्स्ट्रा बीए कर लेगा एग्जाम की, बच्चों से आपसे इतनी फीस ले लो। वैसे आईसीआई बहुत फीस ले रहा है आजकल, बट आपको वो भी पैसा लेना है 1 बार और कॉपी चेक का, तो वो भी ले लो। 2 बार ही 2 बार ही कॉपी चेक करा दो हर बच्चे की अलग अलग एग्जामिनर से, तो उसमें गलती आपको पता चल जाएगी मार्जिन ऑफ एरर से, फिर आप उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। तो सबसे फिजिबल सॉल्यूशन है। और आप जो चेकिंग का टाइम है उसको थोड़ा बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। आप रिजल्ट 15 दिन बाद डिक्लेयर कर देना। कोई भी अगर आईसीआई के हेड कोई भी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो बस यही रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं, और हम आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है, आप इस चीज को इंश्योर करिए ताकि बच्चों का भला हो। देखो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं सीए कोर्स में, और आप भी कभी सीए कोर्स के स्टूडेंट ही रहे होंगे, आप आज सीए हैं तो, और आपको भी मालूम है ये चीज। तो आप इस चीज को इंश्योर करिए प्लीज, और ये बिल्कुल फीजिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 15 दिन बाद रिजल्ट दे देना, बच्चे वेट कर लेंगे, वो भी वेट कर लेंगे, हम सब तैयार है, लेकिन चेकिंग बस सही से हो जाए, बच्चों को जो उन्होंने मेहनत करी उसका रिजल्ट मिल जाए। बाकी तब तक बच्चों आप लोगों के लिए यही है, कितनी एरर होगी वो एरर के लिए बस आपका यही तरीका है, आप 5-10% का ज्यादा का टारगेट लेके चले। एंड आप आईसीआई ने देखो पहले और भी जो चीजें थी, बहुत लोगों ने जैसे धरने दिए थे, मैंने बताया रीचेकिंग राइट्स की बात हुई थी, तो वो तो आईसीआई ने अभी तक दिए नहीं है, कुछ करा नहीं है उसके बारे में, कोई एक्शन ही नहीं लिया है, तो उसमें तो क्या ही बात करें, वो तो आईसीआई कर नहीं रहा। तो अभी के लिए ये सॉल्यूशन है, आप लोग अब बस पैनिक मत करिए। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा कहना यही है, एक बार बस मेल करके छोड़ दो फिलहाल। आईसीआई को जो स्टेप्स लेने हैं वो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, वो लेना होगा ले लेंगे, लेकिन हम अपनी अनसिस्टमेटिक रिस्क यानी 5-10% ज्यादा टारगेट लेके चले अपने मार्क्स का, ताकि एग्जामिनर गलती करे तो भी अपने को मार्क्स मिल जाए।
आप अभी बस मेल करके छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। जो फालतू की क्वेरीज थी, फालतू के डिस्कशन थे, फालतू की जो नेगेटिविटी थी वो मैंने क्लियर कर दी, डेसिमल्स वगैरह की, बीटा वाले क्वेश्चंस की, या फिर नंबर ऑफ डेज की, जिनकी वजह से बच्चे बिना बात में पैनिक कर रहे थे। मेरे पास मैसेज आ रहे सर मैं तो नंबर ऑफ मंथ से करके आया, ये नंबर ऑफ डेज से कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैंने लॉजिकली आपको सारी क्वेरी सॉल्व करी है, बीटा की भी लॉजिकली बताया मैंने आपको। इसी वजह से इतना डिस्कशन करना पड़ रहा है डिटेल में, क्योंकि हम एक छोटी सी नेगेटिविटी की वजह से बाकी सारी फालतू चीजों में भी नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, जो नेगेटिविटी है भी नहीं वास्तव में। तो आईसीआई की बस गलती थी, वो अल्टरनेट आंसर देना चाहिए था, या फिर आईसीआई को अगर कभी भी आगे से भी अगर आईसीआई ऐसा कुछ करता है तो जितने भी पॉसिबल अल्टरनेट्स होते हैं वो अल्टरनेट सारे आंसर की में देने चाहिए आईसीआई को। जो भी अजम्पशन है वो सोल्यूशन करता है, सारे अल्टरनेट्स आंसर की में देने चाहिए। ये चीज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। अब आप लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचिएगा मत, एक मेल करके छोड़ देना, पढ़ाई पे लग जाना। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आप बस पढ़ाई करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। 1.5 महीना ही बचा, अगर इसमें लग जाओगे तो कुछ टाइम नहीं बचेगा और नवंबर अटेम्प्ट भी वेस्ट हो जाएगा। तो नवंबर के लिए ढंग से मेहनत कर लो, नवंबर में अपने को सीए बनना और आराम से बनेंगे यार। आप टारगेट ज़्यादा का रखो ना, आप टारगेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लो, हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। भाई हमारी सुप्रीम बॉडी मेहनत नहीं करे तो हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, बस ये मान लेते हैं, ठीक है। अपन वो थोड़ा सहन कर लेंगे, थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स करके, यही कर सकते हैं। बस हमें सीए बनना है, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है सीए बनना। सिस्टम अपने अकॉर्डिंग सुधरेगा, ठीक है। सिस्टम को हम बार बार बोल चुके, लोगों ने इतना कुछ कर लिया, उसके बाद भी अगर उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा तो क्या ही बोले। तो अभी उस पर आप मत सोचिए ज़्यादा। और जो मेरे भाई की कॉपी था वो भी मैं एक बार के लिए आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप उससे भी आइडिया लगा सको क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो थियोरीज पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप लोग, आंसर प्रेजेंट पे भी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, थ्योरी में अंडरलाइन कर दो, एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाए। भाई वो बेचारे एग्जामिनर पुराने होते हैं, समझो, दया दिखाओ थोड़ी उन पे, कि उनको नहीं आता समझ में, थोड़ा अपन साफ साफ लिख के आ जाएंगे। एग्जाम में कॉपीज तो कितनी ले ही सकते हैं अपन, तो ये अपन अपने पार्ट पे जितना बेस्ट कर सकते हैं ना वो करके आओ। अपने पार्ट पे अपने को कमी फील नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने तो ये गलती कर दी। अपने पार्ट पे अपन कमी नहीं छोड़े, बस फिर सब अच्छा ही होगा। फिर भगवान भी सब अपना साथ देते हैं, सब अच्छा ही करते हैं, ठीक है। अपने पार्ट पे अपन बेस्ट दे के आते हैं, और फिर भी अगर ऐसे सिस्टम की रिस्क होंगी तो उसका बस यही है कि रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अपन लोग। तो ज़्यादा मत सोचो आप लोग, इतनी नेगेटिविटी की बात नहीं है। ब्लंडर्स पहले हो रहे थे सजेस्टेड्स में, जब किसी ने बात नहीं करी और तब बात होनी चाहिए थी, बट अब की बार ऐसा ब्लंडर नहीं है कि किसी ने कंसेप्ट गलत लगाया। ब्लंडर चेकिंग में थोड़ा बहुत ये है कि भाई अल्टरनेट वहाँ देना चाहिए था। तो एग्जामिनर की तो क्या गलती है, एग्जामिनर को तो जो आंसर दे दिया वो चेक कर दिया, बस आईसीआई की गलती है कि उन्होंने अल्टरनेट नहीं दिया। और थियोरी कॉपीज में हर बार चेकिंग होती है, थ्योरी कॉपीज में 10-15% तो दिक्कत होती ही होती है, इतने एग्जामिनर्स में वो दिक्कत कर ही देते हैं। तो यही आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। मेहनत करेंगे अब नवंबर के लिए, इस चीज़ में अब ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने भी इस वीडियो के थ्रू आपका बहुत टाइम ले लिया और आप लोगों ने भी ऑलरेडी बहुत टाइम शायद इस पर इन्वेस्ट कर दिया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आईसीआई इस पर करेक्टिव एक्शन ले। जिन भी बच्चों को आईसीआई इसमें फेल किया इस क्वेश्चन की वजह से, उनको मार्क्स दे के पास करें, उम्मीद कर सकते हैं। बट आप इसमें मत बैठे रह जाना कि आईसीआई एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा, क्योंकि आज तक हमने कभी देखा नहीं है ऐसा कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स, ठीक है। हमारा क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम सामने वाले से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहा आईसीआई से, तो वो उम्मीद कर ही नहीं जा सकती। तो हम पढ़ाई करेंगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए और अपना थोड़ा बेस्ट एफर्ट देंगे, 5-7% ज़्यादा टारगेट लेके चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई भी और दिक्कत हो आप लोग मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी आपको और क्वेरी हो आप मुझे बता दीजिएगा, वीडियो में चाहे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, और पढ़ाई करते रहिए अपनी।